जय हिंद बच्चों, मैं सुरेंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज द फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। इससे पहले जो हमने बायोलॉजी के पार्ट 1 में जो सैकेराइड्स वगैरह पढ़े थे या न्यूट्रिशन का जो हमने पार्ट 1 बनाया था, उसमें हमने बताया था कि सैकेराइड क्या होती है, सैकेराइड को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, ये सैकेराइड हमारे ब्लड में कितनी होती है, और साथ ही साथ ये जो सैकेराइड होती है जिनको हिंदी में हम शर्करा कहते हैं, वो शर्करा हमारे शरीर में कार्य करती कैसे हैं। ठीक है, ये हमने डिवीज़न आपके पिछले लेक्चरों में बताया था, जिसमें हमने टॉपिक का नाम दिया था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपने सबसे पहले देखा था कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस में भाग लेने वाले जो फैक्टर होते हैं, जो कारक होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट कहा जाता है। न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व। पोषक तत्वों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक ऐसे पोषक तत्व जिनमें कार्बन प्रेजेंट रहता था, यानी उनको बोला गया था ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, यानी कि कार्बनिक पोषक तत्व, और कुछ ऐसे पोषक तत्व भी थे जिनके अंदर कार्बन उपस्थित नहीं था, उनको क्या बोला था हम लोगों ने, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, यानी कि अकार्बनिक पोषक तत्व। यानी पोषक तत्वों का जब डिवीजन किया था तो उसको 2 मेजरली टाइप्स में डिवाइड किया था, एक ऐसे जिसमें कार्बन था और एक ऐसे जिसमें कार्बन नहीं था, है ना। फिर आपने पढ़ा था कि हम पता कैसे करेंगे कि किस न्यूट्रिएंट्स में, किस पोषक तत्व में कार्बन होता है और किस में कार्बन नहीं होता है। देन आपने देखा था कि किसी भी वस्तु को जलाने पर या जिन भी पोषक तत्वों को बर्न करने पर आपका कार्बन उपस्थित होता है तो वो काला धुआं करता है हमेशा, है ना। और जिन भी पोषक तत्वों को जलाने पर या तो वो जलेंगे नहीं, अगर जलेंगे तो काला धुआं नहीं करेंगे, इट मीन्स कि उसमें कार्बन नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की भी हमारे सामने आती है कि सर हमारी बॉडी भी तो जलाने पर काला धुआं उत्पन्न करती है, तो क्या हमारे अंदर कार्बन नहीं है? इस मार्कर को भी अगर आप जलाने की कोशिश करोगे तो इससे भी काला धुआं बनेगा, इट मीन्स इसमें भी है कार्बन। लेकिन हम केवल वो एग्जाम्पल इंक्लूड किए थे इधर पर जिनसे हमें क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, जिनसे हमको क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। तो आपने लिखे थे 4 होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, या फिर उनकी जब केमिकल संरचना आप बनाते हो तब भी उसमें कार्बन आपका मॉलिक्यूल्स मिलेगा। कौन कौन से थे? आपने बोला था नंबर 1 पे प्रोटीन, नंबर 2 पे फैट, नंबर 3 पे कार्बोहाइड्रेट और नंबर 4 पे विटामिन। ये 4 ऐसे थे जिनके अंदर क्या था, कार्बन, और 2 ऐसे था जिनको अकार्बनिक में रखा गया था, एक वाटर यानी कि जल, और दूसरा कौन सा था, तो आप बोलोगे दूसरा था आपका मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ। फिर आपने देखा था कि जो मिनरल्स होते हैं, आपको मिनरल्स को एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो किसी ना किसी एक प्रोटीन के साथ हो गया या कार्बोहाइड्रेट के साथ हो गया, कहीं ना कहीं कंबाइन होकर आपकी बॉडी में चले जाते हैं। जैसे अगर आपने दूध लिया, आपने दूध पिया, तो दूध का आपका पीने का मुख्य पर्पज़ था कि आपको प्रोटीन मिले, लेकिन उसके साथ आपको कैल्शियम भी मिल गया। क्या मिल गया? कैल्शियम भी मिल गया, हल्का फुल्का आयरन भी मिल गया। तो ये जो कैल्शियम और आयरन है, यही तो आपके मिनरल्स होते हैं। आपने दूध लिया किस लिए था? तो आप बोलोगे कि हमने दूध लिया था प्रोटीन के पर्पज़ के हिसाब से, लेकिन प्रोटीन के साथ आपको 2 मिनरल्स भी तो मिल गए इसके साथ। यानी आप हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो हम अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों के साथ कंबाइन होके मिल जाते हैं। ठीक है। फिर आपने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो पहला हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हरे पौधों में होता है। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट सैकेराइड को कहा जाता है, यानी शर्करा को कहा जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 से लेकर 4.3 तक किलो कैलोरी या कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इतना आपने देखा था। फिर आपने देखा था कि अगर इसको सैकेराइड बोल दिया गया है, अगर सैकेराइड बोला गया है आपके कार्बोहाइड्रेट को, तो आप ये बता सकते हो कि इसका जब क्लासिफिकेशन किया जाता है सैकेराइड का, जिसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन यानी रासायनिक वर्गीकरण, जिसको कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। नंबर 1 क्या था? तो आपने बोला था मोनोसैकेराइड, जिसमें शुगर की कितनी यूनिट होती है? 1। नंबर 2 क्या बोला गया था? ओलिगोसैकेराइड, जिसमें शुगर की यूनिट कितनी थी? तो आप बोलोगे कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 10, यानी मिनिमम 2 शुगर आपस में ऐड होंगी और मैक्सिमम कितनी शुगर तक ऐड हो सकती हैं? 10 तक हो सकती हैं। देन तीसरे में आ जाओ कि जो था पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड में मैंने क्या बोला था कि कम से कम 11 शुगर, यानी 10 से ज़्यादा। मैंने 10 नहीं बोला है, 10 से ज़्यादा। 10 किस में इंक्लूड हो गया? ओलिगोसैकेराइड में। तो पॉली में कितना होता है? 10 से ज़्यादा। 10 से ज़्यादा मतलब कम से कम 11 यूनिट शुगर की आपस में क्या होती हैं? जुड़ती हैं। और जब भी हमेशा कोई भी शुगर आपस में जुड़ती हैं तो एक बॉन्ड काम करता है जिसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ही शुगर आपस में कनेक्ट होती हैं, और जब जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगता है H2O रिलीज होता है। ठीक है,
चलो, तो आप एक एक करके हमको शुगर के बारे में पढ़ना है। हम लोगों ने डिवीजन उस दिन देखा था, तो नंबर फर्स्ट आपकी कौन सी है? आप बोलोगे कि मोनोसेकेराइड। कौन सी थी? मोनोसेकेराइड, है ना। मोनोसेकेराइड को अगर हिंदी में कहना चाहें तो हिंदी में भी इसका नाम क्या होता है? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ठीक है। चलो, ये तो हो गया इसका नाम। अब आगे आ जाओ कि मोनोसेकेराइड को और किस नाम से जाना जाता है। देन आप बताओगे कि मोनोसेकेराइड का अदर नेम, है ना, या फिर यूँ बोल सकते हो कि ऑल्सो नोन एज क्या? तो आप बोलोगे सिंपल शुगर, सिंपल शुगर। मतलब इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलोगे कि सामान्य शर्करा के नाम से जाना जाता है, सामान्य शर्करा के नाम से जाना जाता है ना। किसको जाना जाता है? मोनोसेकेराइड को। क्यों सामान्य शर्करा के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इसमें जो शुगर होती है, शुगर की सिंगल यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है? सिंगल यूनिट होती है, या फिर हम यूँ बोलें कि एक इकाई होती है। कितनी इकाई होती है? एक इकाई। अगर एक लिखा हो तो भी दिक्कत नहीं है, और अगर ना लिखा हो, अगर इकाई बस लिखा हो, तो इकाई का मतलब भी क्या होता है? सिंगल ही होता है, एक ही होता है। तो इकाई भी अगर लिखा मिले तब भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये समझना है कि इकाई मतलब इसमें शुगर की यूनिट कितनी है? एक होती है। क्लियर है? चलो, थोड़ा सा आगे आते हैं तो देखते हैं कि सर इसमें केवल सेकेराइड की जब एक इकाई होती है इसीलिए इसे कहा जाता है सामान्य शर्करा। इसके पीछे एक और रीज़न होती है कि इस शर्करा को पचाने की ज़रूरत नहीं होती, डू नॉट नीड डाइजेशन। यानी कि इस शर्करा मतलब मोनोसेकेराइड को, इसको पचाने की ज़रूरत नहीं होती, इसको पचाने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? सोचो, इसको पचाने की ज़रूरत क्यों नहीं होती? तो आप बताओगे कि सर जो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज को यदि हम पीते हैं या फिर घोल के पीते हैं या खाते हैं, देन आपको एनर्जी तुरंत मिलती है। यानी हम बोल सकते हैं कि जितने भी मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स होते हैं उनको पचाने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट यूज़ होते हैं हमारे। अगर आपको एनर्जी की ज़रूरत लग रही है, आपके बॉडी को ऐसा फील हो रहा है कि हमें ऊर्जा की और ज़्यादा ज़रूरत है, तब आप क्या करते हो? ग्लूकोज को घोल के और पी जाते हो। पीने के बाद उसका पाचन नहीं होता, डायरेक्ट यूज़ होती है। यूज़ यानी कि वो हमको तुरंत ऊर्जा दे रही है, और तुरंत ऊर्जा देने की वजह से इसे, यानी कि ग्लूकोज को, किसको? ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? आप बोलोगे कि इसे कहा जाता है इंस्टेंट एनर्जी सोर्स, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। यानी हम हिंदी में बोल सकते हैं तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत, तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा स्रोत है जिससे हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, तो आप बताओगे कि ग्लूकोज होता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, इधर ध्यान रखने वाली क्या बात होती है कि जितनी जल्दी इससे ऊर्जा मिलती है उतनी ही जल्दी इसकी ऊर्जा ख़त्म भी होती है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार ग्लूकोज लिया, उसके बाद एनर्जी आपको तुरंत मिली और वो पूरी एनर्जी आपके पूरे दिन या पूरी रात या 2 दिन या 3 दिन चलती रहे। ऐसा नहीं होता। वो जितना जल्दी असर करना काम करती है उतनी जल्दी असर करके वो ख़त्म भी हो जाती है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि अगर ये जल्दी ऊर्जा देती है तो जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हमें दिन में बार बार क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए, क्योंकि बार बार इसकी ऊर्जा ख़त्म भी होती रहती है और अब दोबारा से लेते रहे तो जनरेट भी होती रहती है। ठीक है, चलो ये था इसका क्या, तो आप बोलोगे इसकी बेसिक चीज़ें। अब आगे आ जाता है कि जो मोनोसेकेराइड होते हैं, मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल बताओ कि एग्जाम्पल कौन से होते हैं। देन आपको एग्जाम्पल में अगर पूछा जाए तो नंबर फर्स्ट में लिखना है ग्लूकोज। क्या लिखना है? ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, नंबर दूसरा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। ओके, नंबर थर्ड मैन्योज, मैन्योज। ठीक है, फिर आ जाता है राइब्यूलोज, राइब्यूलोज। कौन कौन से हो गया? ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मैन्योज हो गया, राइब्यूलोज हो गया। फिफ्थ आपका फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, है ना। ये कौन से हो गया? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक है, फिर आ गया सिक्स्थ में टेन्योज,
मैन्योज, ठीक है। फिर होता है अरेबिनोज, अरेबिनोज, ये भी किसका एग्जाम्पल है, आप बोलोगे कि मोनोसेकेराइड का, ठीक है। और एग्जाम्पल चाहो तो और लिख सकते हो ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ये भी किसका एग्जाम्पल है, तो आप बताओगे कि मोनोसेकेराइड का। यानी मोनोसेकेराइड के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो रटना पॉसिबल नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रट सकते हैं, जैसे गैलेक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, मैन्योज हो गया, राइबिलोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, टेन्योज हो गया, अरेबिनोज हो गया और ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, है ना। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मोनोसेकेराइड में इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये वाली बात होती है कि ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल आपके लिखे हुए हैं, ये सारे एग्जाम्पल के कोई स्पेशल करेक्टर भी होते हैं जो हमको जानना है। जैसे कि जो फ्रक्टोज होती है, इसे बोला जाता है सबसे मीठी शुगर। यानी आपसे बोला जाए कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो आपको बताना है कौन सी होती है, देन आप बताओगे कि फ्रक्टोज होती है। कहाँ पर पाई जाती है, सोर्स या ओरिजिन जिसको बोल सकते हैं हम लोग, कहाँ पर पाई जाती है, तो आप बोलना है कि फ्रूट में, फ्रूट या फलों के रसों में, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी एक ऑप्शन चेक कर लेना, अगर हनी दिया हो, हनी इट मीन्स शहद, अगर शहद दिया हो तो पहला ऑप्शन आपको शहद पे टिक करना है, अगर शहद नहीं दिया गया हो तब आपको किस पे टिक करना है, फलों के रसों में, ठीक है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, तो आप बोलोगे कि मोनोसेकेराइड के हो गए। फिर से आओ कि देखो, तो मोनोसेकेराइड हमने इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि 3 डिवीज़न होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। उसमें आज हम एक एक करके क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट आपने क्या लिया है, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो मोनोसेकेराइड को कहा जाता है सिंपल शुगर। सिंपल शुगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें शुगर की सिंगल यूनिट होती है। सिंगल यूनिट होने की वजह से इसको पचाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, और ज़रूरत भी नहीं होती है तो ये तुरंत के तुरंत हमें क्या कर देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है इंस्टेंट एनर्जी सोर्स, यानी तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत। फिर आगे आओ कि इसके एग्जाम्पल बताओ, तो आप बोलोगे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैन्योज, राइबुलोज, अरेबिनोज, टेन्योज, ग्लिसरल्डिहाइड। इस सारे के सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, मोनोसेकेराइड के। अब आगे आ जाओ दूसरे पर। तो दूसरा कौन सा है, दूसरा आपको लिखना है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड है ना। ओलिगोसेकेराइड को हिंदी में भी क्या बोलेंगे, ओलिगोसेकेराइड ही बोलेंगे। कई बुकों में ओलिगो की जगह आपको डाइसेकेराइड भी मिलेगा, ओलिगोसेकेराइड है ना। लेकिन आप डाइसेकेराइड कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। सही कैसे हो गया और गलत कैसे हो गया, तो इधर देखो, मैंने बोला था कि ओलिगोसेकेराइड में जो शुगर होती है, शुगर है ना, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, शर्करा बोला जाता है। शर्करा की कितनी यूनिट होती है, तो आप बोलोगे कि कम से कम 2 यूनिट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 यूनिट, है ना। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो ओलिगोसेकेराइड होती है इसमें कम से कम कितनी शुगर आपस में ऐड होती हैं, तो आप बोलोगे 2। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी शुगर ऐड होंगी, 10 शुगर ऐड होंगी। लेकिन इसमें जो 2 या 10 तक शुगर जो आपस में ऐड होंगी वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होंगे, तब आप बताएंगे कि सारे के सारे एग्जाम्पल आपके मोनोसेकेराइड के होंगे, ठीक है। अगर 2 शुगर भी आपस में जुड़ रही हैं तो वो मोनोसेकेराइड की होंगी, अगर 10 भी जुड़ रही हैं तब भी वो एग्जाम्पल किसके होंगे, मोनोसेकेराइड के। इट मीन्स हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जब कई मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ती हैं तब वो किसका निर्माण करती हैं, ओलिगोसेकेराइड की। कैसे, इधर आओ। मान लिया जाए कि मैंने ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़ा, है ना, ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़ा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो होता कौन है, देन आप बताओगे C6H12 और O6। ये क्या है, ग्लूकोज। C6H12 और O6 ये भी ग्लूकोज। जब 2 ग्लूकोज को आपस में जोड़ते हैं तो बनेगा क्या, मैंने अभी जस्ट कुछ समय पहले एक लाइन बोली थी कि हमेशा जब भी शुगर आपस में जुड़ती हैं तो कोई ना कोई बॉन्ड काम करेगा। बिना किसी बंध के कोई भी चीज़ आपस में कनेक्ट या जुड़ नहीं सकती है, ये भी बोला था। तो आपने इधर देखा है कि जब 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ रही हैं तो इधर जो जोड़ने का काम है वो करता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या जिसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध बोल देते हैं,
ठीक है। और ये भी बोला था कि जब जब ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लगेगा तब तक एक H2O क्या होता जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इधर आओ, फिर काउंट करते हैं, बैलेंस करते हैं इसको। C6 और C6 कितना हो गया, C12 है ना, H12 और H12 तो 24 हो गया, H24। लेकिन हाइड्रोजन कितने बाहर जा रहा है, 2, तो कितना बचा H22, यानी हाइड्रोजन कितना बचा 22। अभी कितना था 24, लेकिन 2 चले गए बाहर, तो कितना बचा 22। फिर आ जाओ O6 और O6, तो कितना चाहिए, O12 होना चाहिए, लेकिन एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया, बाहर, तो कितना बचा O11, कितना बचा O11। तो ये जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है माल्टोज का, किसका होता है, माल्टोज का। यानी हम बोल सकते हैं कि जब भी दो ग्लूकोज आपस में जुड़ती हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा, तो कौन सी शुगर का निर्माण होता है, माल्टोज शुगर का निर्माण होता है, जो डायरेक्टली किसका एग्जाम्पल है, तो आप बोलोगे कि वो ओलिगोसैकेराइड का। अब देखो कई बुकों में जो डाइसैकेराइड लिखा रहता है वो सही कहाँ तक है और गलत कहाँ तक है। देन आप बताओगे कि इसमें मैंने बोला कि शुगर की कम से कम 2 यूनिट होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगी। तो जब 2 शुगर आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगी तब तो हम बोल देंगे कि ये डाइसैकेराइड है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि 2 ही जुड़े, हो सकता हो 3 जुड़ जाएं, तब आप डाइसैकेराइड बोलोगे, नहीं, तब वो गलत हो जाएगा, तब आपको ट्राइसैकेराइड बोलना पड़ेगा। अगर 4 हो गए तो टेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ों की वजह से हम एक ही नाम देते हैं, और नाम क्या दे देते हैं, तो आप बोलोगे उसको नाम देते हैं ओलिगोसैकेराइड। ठीक है। फिर इसके आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल के, इसके एग्जाम्पल हैं कौन, इसके एग्जाम्पल कौन है। देन आपको बताना है एग्जाम्पल इसके 3 हैं। नंबर फर्स्ट माल्टोज, क्या लिखना है, माल्टोज। दूसरा लैक्टोज, दूसरा क्या लिखना है, लैक्टोज। और नंबर थर्ड सुक्रोज, नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सुक्रोज, है ना। कितने हो गए, 3 हो गए, एक माल्टोज, एक लैक्टोज, एक सुक्रोज हो गया। अब ये बताओ माल्टोज किस किस से मिलकर बना है, और ये किस से मिलकर बना है, और ये किस से मिलकर बना है। यानी कि हम ये चीज़ बोल सकते हैं ना कि जो माल्टोज होती है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनी है। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही आपने देखा है। आ जाओ लैक्टोज कैसे बनती है, तो आप बोलोगे जब ग्लूकोज को गैलेक्टोज के साथ कंबाइन कराया जाता है या जोड़ा जाता है तब वो क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। सुक्रोज कब बनता है, जब ग्लूकोज के साथ क्या कंबाइन होता है, फ्रक्टोज होता है। क्या कंबाइन होता है, फ्रक्टोज कंबाइन होता है। ठीक है, तब बनता क्या है, तब बोलोगे कि सुक्रोज बनता है ना। यानी माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये तीनों एग्जाम्पल आपके किसके हैं, ओलिगोसैकेराइड के। और तीनों एग्जाम्पल किससे मिलकर बने हैं, तो आप बोलोगे ग्लूकोज, ग्लूकोज से बना है माल्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है लैक्टोज, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना है आपका क्या, सुक्रोज। यानी तीनों एग्जाम्पल हो गए। लेकिन इनके अन्य नाम भी हैं, इनके अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम कैसे हैं, जो माल्टोज होता है, माल्टोज को और नामों से भी जाना जाता है। कैसे, आ जाओ एक एक चीज़ से। नंबर फर्स्ट क्या है, माल्टोज। दूसरा लैक्टोज, और नंबर थर्ड सुक्रोज, सुक्रोज, है ना। इनके अगर अन्य नाम पूछ लिए जाएं कि इनके अन्य नाम क्या हैं, ठीक है, तो माल्टोज को क्या कहा जाता है, अदर नेम में, अदर नेम, तो माल्टोज को कहा जाता है माल्ट शुगर, माल्ट शुगर। ठीक है, अच्छा, इसी को ना कई बुकों में बादाम शर्करा भी बोला जाता है। ये भी दिक्कत नहीं रखना, इसको भी क्लियर करना है। इसको बादाम शर्करा यानी बादाम की सैकेराइड भी कहा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आओ, लैक्टोज जो होता है इसे बोला जाता है मिल्क शुगर। क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर, है ना। और आ जाओ सुक्रोज को, सुक्रोज के तो बहुत सारे नाम हैं। एक इसको बोला जाता है टेबल शुगर, एक इसका नाम है कैन शुगर, कैन शुगर, और एक इसका नाम है क्या,
तो आप बोलोगे इसको बोला जाता है टेबल शुगर हो गया, कैन शुगर हो गया, और क्या बच रहा है कॉमन शुगर। इसको और किस नाम से जाना जाता है? कॉमन शुगर के नाम से भी जाना जाता है ना। यानी हमारे घरों में जो शक्कर यूज़ होती है वो कौन सी है? देन आप बताओगे कि वो सुक्रोज है। ठीक है, चलो आ जाओ, इसका ओरिजिन कहाँ से, ये मिलती कहाँ से, बनती कहाँ से है? कौन सी? माल्टोज। अब बोलोगे अंकुरित अनाज से। किससे बनती है? अंकुरित अनाज से। और अंकुरित अनाज में होने के कारण इंग्लिश में इसे बोला जाता है स्प्राउटिंग ग्रेन। स्प्राउटिंग ग्रेन। इसका फिर आपसे कार्य पूछे कि इसका कार्य क्या है? कार्य इट मीन्स कि इसका फंक्शंस क्या है आपके बॉडी में। तो आपके बॉडी में इसका फंक्शंस हो ना हो, इसका फंक्शंस है शराब बनाने में। शराब बनाने में, है ना। यानी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं अल्कोहल को बनाने में, है अल्कोहल बनाने में किसका किया जाता है? माल्टोज शुगर का, है ना। जितने भी आपके जो अल्कोहल प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें किसका यूज़ किया जाता है? तो आप बोलोगे कि माल्टोज शुगर का यूज़ किया जाता है। ओके, आगे आ जाओ। ये जो होता है मिल्क शुगर, ये कहाँ होता है? तो आप बोलोगे ममेरी ग्लैंड्स में। कहाँ होता है? ममेरी ग्लैंड्स में, यानी कि स्तन ग्रंथियों में। कहाँ पर होता है? स्तन ग्रंथियों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी कौन सी? मिल्क शुगर या लैक्टोज, है ना। आगे आ जाओ, दूध में भी आपकी लैक्टोज शुगर ही होती है। आगे आ जाओ सुक्रोज। सुक्रोज का अगर पूछे कि इसका बनती कहाँ से है ये, तो बोलना कैन से। कैन इट मीन्स कि शुगर कैन। शुगर कैन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गन्ना। तो गन्ने से बनने वाली जो शक्कर होती है वो कौन सी होती है? सुक्रोज होती है। ममेरी ग्लैंड से निकलने वाली शुगर कौन सी होती है? देन आप बताओगे कि लैक्टोज होती है। और जो अंकुरित अनाज होते हैं उनसे निकलने वाली जो शुगर होती है उसको क्या बोलते हैं? माल्टोज बोलते हैं, है ना। ये किसके एग्जाम्पल हो गए सारे के सारे? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए आपके ओलिगोसैकेराइड के। ठीक है, कितने? 3। कौन कौन से? पहला माल्टोज, दूसरा लैक्टोज और तीसरा सुक्रोज। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना है। और तीसरा सुक्रोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना है। ठीक है, ये सारे आपको चीज़ें याद रखनी है, कौन सी शुगर किन किन शुगर से मिलकर बना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली, इधर एक चीज़ ध्यान से देखो, मैंने पहले भी बोला था कि जितने भी ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल होंगे ना, वो सारे के सारे आपस में मोनोसैकेराइड के जुड़े हुए कंबाइन रूप होते हैं। देखो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? देन आप बताओगे कि मोनोसैकेराइड के। जब मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे तभी तो क्या बनाते हैं? आपकी ये बनाते हैं, ये मतलब कि ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, अब आगे आ जाओ कि ओलिगोसैकेराइड के अपने कार्य देख लिए, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो देख लिए। अब आ जाते हैं किस पर? देन आप बताओगे कि पॉलीसैकेराइड पर। किस पे? पॉलीसैकेराइड पे, है ना। तो पॉलीसैकेराइड की भी लगभग सेम कहानी होती है। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड की कहानी क्या है? तो आप ध्यान से देखो, पॉली जो सैकेराइड होती है, इस पॉलीसैकेराइड में जो शुगर की यूनिट होती हैं, इस पॉलीसैकेराइड में शुगर की यूनिट कितनी होती हैं? यानी इसमें जो शुगर या सैकेराइड होती हैं, शुगर की यूनिट होती हैं 10 से ज़्यादा। 10 से ज़्यादा, कम से कम कितनी? 11। फिर आगे हो कि इसमें जब आपस में शुगर जुड़ेंगी, जैसे मान लिया जाए कि कम से कम इसमें कितनी शुगर जुड़ेंगी? 11। कितनी शुगर? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। जब 11 शुगर आपस में इधर क्या होती हैं? जुड़ती हैं, तब जाके क्या बनाते हैं? तब आप बोलोगे तब बनाती हैं वो पॉलीसैकेराइड। यानी जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये कॉम्प्लेक्स शुगर भी कहलाती हैं। कौन सी शुगर कहलाती हैं? कॉम्प्लेक्स शुगर भी कहलाती हैं। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स शुगर कहलाएंगी तो जब ये आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़ती हैं वो कौन सा है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जब जब बॉन्ड लगेगा तब तब क्या बाहर होगा? एक H2O बाहर होता जाएगा। ठीक है, चाहे वो इधर लगा हो चाहे इधर लगा हो, जितनी बार भी ये बॉन्ड कम करेगा उतनी बार H2O क्या होता जाएगा? बाहर होता जाएगा। ठीक है, बस लगभग ओलिगोसैकेराइड की तरह ही इसकी कहानी है, लेकिन चेंज क्या हो जाता है? उसमें शुगर 2 से 10 जुड़ रही थी, इसमें शुगर 10 से ज़्यादा जुड़ रही।
10 से ज़्यादा अगर शुगर जुड़ रही हैं तो वो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपको क्या क्या रटना है, देखो, एक पैक में इतनी चढ़ गए सबको, है ना। ये आपकी ट्रिक है, इसमें आपको वो सारे के सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जो किस में इंक्लूड होते हैं, आप बोलोगे पॉलीसेकेराइड में। जैसे P यानी कि पैक्टिन, C यानी कि काइटिन, I यानी कि इल्यूलिन, C यानी कि सेल्यूलोज, है ना, G यानी कि ग्लाइकोजन और S यानी कि स्टार्च, है ना। ये कितने एग्जाम्पल हो गए, 6 एग्जाम्पल। कौन कौन से हो गया, आपका नंबर फर्स्ट हो गया पैक्टिन, दूसरा हो गया काइटिन, थर्ड हो गया इल्यूलिन, फोर्थ हो गया सेल्यूलोज, फिफ्थ हो गया ग्लाइकोजन और सिक्स्थ हो गया कौन सा, स्टार्च हो गया। अब देखो इन सब के अलग अलग नाम भी हैं। पहले तो ये जानो ये पैक्टिन कहाँ होता है, तो आप बोलना ग्रीन प्लांट्स में, यानी कि हरे पौधों में। कहाँ होता है, हरे पौधों में। काइटिन कहाँ होता है, तो आपके जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, इनकी स्किन में रिजर्व फूड, जो रिजर्व फूड होता है ना, कहाँ पर होता है, स्किन की आउटर लेयर में, बाहर की तरफ, वो किस फॉर्म का होता है, काइटिन का होता है ना। और काइटिन क्या है, तो आप बोलना कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये भी किसकी बनी होती है, काइटिन की ही बनी होती है। कवक को किस में रखा गया है, कवक कैसा होता है, हरा होता है, हरा होता है, इट मीन्स हरा होता है। चलो आगे आओ, देखो इसकी जो कोशिका भित्ति है यानी कि जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है ना। अब आ जाओ इल्यूलिन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि एक डहेलिया नामक, कौन सा, एक डहेलिया नामक एक फ्लावर होता है। इस डहेलिया फ्लावर के प्लांट की जड़ों में एक पदार्थ स्टोर होता है, उस पदार्थ को कहा जाता है इल्यूलिन। इसीलिए इल्यूलिन को कहा जाता है डहेलिया स्टार्च। क्या कहा जाता है, डहेलिया स्टार्च, है ना, इसका दूसरा नाम है। आ जाओ सेल्यूलोज क्या होता है, तो आप बोलोगे प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना, प्लांट की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। ग्लाइकोजन, तो आप बोलोगे ग्लाइकोजन को कहा जाता है ह्यूमन स्टार्च। क्या कहा जाता है, ह्यूमन स्टार्च कहा जाता है, क्योंकि हमारे अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कहाँ पर स्टोर होता है हमारे शरीर में, लीवर में। कहाँ पर होता है, लीवर में। मतलब हमारे शरीर के यकृत में आपके द्वारा लिया गया जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पहले ग्लूकोज में चेंज होता है, और ग्लूकोज लास्ट में जाके किस में चेंज हो जाता है, ग्लाइकोजन में। और यही वो ग्लाइकोजन है जो आपके बॉडी में रिजर्व फूड के टाइम पर क्या होता है, स्टोर होता है, और इसका उपयोग किया जाता है इमरजेंसी केसेस में, है ना। अगर आपको 2-4 दिन तक खाना ना दिया जाए तब भी आप जिंदा रह लेते हो। क्यों, क्योंकि आपके उस समय बॉडी को एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है, ग्लाइकोजन कर रहा है। देन आ जाओ स्टार्च, तो स्टार्च क्या होता है, तो प्लांट स्टार्च होता है। ये प्लांट स्टार्च मतलब पौधों की जड़ों में ये स्टोर होता है, रिजर्व फूड, पौधों का रिजर्व फूड भी कहा जाता है स्टार्च को, है ना। पौधों का रिजर्व फूड कहाँ होता है, जड़ों में होता है, जिसे स्टार्च बोला जाता है। ह्यूमन का रिजर्व फूड यानी आदमियों का जो रिजर्व फूड होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, यकृत में। इसीलिए हम इसे बोलते हैं ह्यूमन स्टार्च, किसको, ग्लाइकोजन को, ठीक है। देन आ जाओ सेल्यूलोज से, तो आपकी जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इल्यूलिन कौन क्या होता है, तो आप बोलोगे डहेलिया नामक एक फ्लावर होता है, उस फ्लावर की जड़ों में स्टोर फूड होता है, एक स्टोर पदार्थ होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इल्यूलिन। और इल्यूलिन का दूसरा नाम क्या है, डहेलिया स्टार्च, ठीक है। देन आगे आओ थोड़ा सा, जो काइटिन होती है, काइटिन क्या है, तो आप बोलोगे कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, कवक की कोशिका भित्ति होती है। ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इस कीड़े मकोड़ों में जो रिजर्व फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, काइटिन के फॉर्म में। कहाँ पर, आउटर लेयर में, है ना। देन आओगे आओ कि जो पैक्टिन होता है, पैक्टिन क्या है, तो आप बोलोगे हरे पौधों में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है जिसके कारण फल मीठे भी अधिकतर हो सकते हैं, है ना। बाकी मीठे किसकी वजह से होते हैं, सैकराइड की वजह से होते हैं, लेकिन कुछ हद तक आपका ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है
इसके लिए, ठीक है। बस इसी प्रकार से हमको कार्बोहाइड्रेट में केवल इतना ही क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है, जो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड। तीनों के एग्जांपल हमने देखे, जैसे मोनोसेकेराइड के ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैन्योज, राइबोलोज, अरेबिनोज, है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड, सारे एग्जांपल मोनोसेकेराइड के। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज किसके एग्जांपल थे? आपके ओलिगोसेकेराइड के। और ये जो 6 एग्जांपल जो आपके सामने लिखे हैं, कौन कौन से? पैक्टिन, काइटिन, इल्यूलिन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके होते हैं? तो ये सारे एग्जांपल होते हैं आपके पॉलीसेकेराइड के, ठीक है। बस आपको कार्बोहाइड्रेट में इतनी ही चीज़ें याद रखना है, ठीक है। जय हिंद।